नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान। 2 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। अभिजीत मुहूर्त में बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 3 नवंबर को ही बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख आज होगी तय। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 3 नवंबर को केदारनाथ और साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी बंद हो जाएंगे तब तक। और बद्रीनाथ धाम के कपाट की भी आज बंद होने की तारीख का ऐलान हो जाएगा। जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, श्री गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और मां भगवती गंगे की भोग मूर्ति श्री मुखीमठ धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर कि दर्शनार्थियों के लिए मां गंगा के दर्शन सुलभ रहेंगे। पुनः श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम आपके मंगलमय की कामना करती है। जय मां गंगे। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कैसे कब ये कपाट बंद किए जाएंगे और अभी जो श्रद्धालु हैं किस तरह से बढ़ चढ़कर आ रहे हैं धामों में? जी विशाल, आपको बता दूं कि मां गंगा के कपाट शीतकालीन प्रवास के लिए बंद होते हैं, उसकी घोषणा आज विधिवत कर दी गई है। क्योंकि मां गंगा के जो कपाट हैं 12:42 पे जो मुहूर्त है जो निकाला है, यहाँ के जो पंचांग अनुसार तो उसको निकाला गया। और आज मां यमुना के कपाट का जो शीतकाल के लिए बंद होते हैं उसके भी आज मुहूर्त निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि मां गंगा के कपाट जो है 2 नवंबर को जो उत्तरकाशी जो गंगोत्री धाम है वहाँ पे बंद होंगे। उसके बाद जो मां गंगा के जो दर्शन है वो जो है जो उनका शीतकालीन प्रवास हुआ वहाँ पे होंगे। जी तो अभी बढ़ चढ़ कर के यात्री किस तरह से पहुंच रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पहली बार शायद उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है कि पहली बार जो है इस समय जो है लगभग 18 लाख जो टारगेट था उत्तराखंड सरकार का, तो उस टारगेट पूरा होने को है। और इस समय जो है बड़ी मात्रा में गंगोत्री धाम में जो है श्रद्धालु है। और यमुनोत्री धाम का भी थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट बता दूं कि कितनी देर में उनके जो कपाट है उसकी जो तिथि घोषित होगी कपाट बंद होने की, तो वो थोड़ी देर में मैं आपको अपडेट करा दूंगा। लेकिन फिलहाल यही गंगोत्री कपाट जो 2 नवंबर को बंद 12:42 में बंद होंगे। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी देहरादून में घंटा घर के पास जो परेड ग्राउंड है वहां पर इस बार पुतले लगाए गए हैं, जिसमें कि रावण कुंभकर्ण के भी पुतले लगाए गए हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में आज लोग भी वहां पर जुटेंगे। विजयदशमी का त्यौहार आज प्रदेश भर में मनाया जाएगा, धूमधाम से यह त्यौहार मनाया जाएगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। तो आज राजधानी देहरादून में रूट भी डाइवर्ट रहेगा। कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले भी लगाए गए हैं, तैयारियां की गई है। जानकारी के मुताबिक रावण दहन का कार्यक्रम 5 बजे होगा और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। और दशहरे को देखते हुए राजधानी देहरादून में रूट डाइवर्ट किया गया है। इस दौरान जगह जगह रूट डाइवर्ट रहेगा। देहरादून दशहरे पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और दोपहर से ही ये रूट डाइवर्ट रहेगा। रूट डाइवर्ट के लिए सिटी बसें, विक्रम और मैजिक वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट रहेंगे। परेड ग्राउंड में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम किया जाना है, जिसको लेकर ट्रैफिक जीरो जोन भी रहने वाला है। तो आपको बता दें कि दशहरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से कर ली है। अब रूट डाइवर्ट किया जाएगा, दोपहर से ही ये रूट डाइवर्ट हो जाएगा। परेड ग्राउंड में दशहरे का मुख्य कार्यक्रम किया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से रूट डाइवर्ट रहेगा और पुलिस प्रशासन किस तरह से एक्टिव मोड में है? जी सर, आज दशहरा पर्व है। दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग जो है
दशहरा पर्व बनाने के लिए उमड़ते हैं और खासतौर पर परेड ग्राउंड, बन्नू ग्राउंड, इन जगहों पर सबसे अधिक जो है भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसे में शहर में कई जगहों पर जो है रावण का पुतला दहन होता है। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है, जिसमें कि कई रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं और पूरा रूट प्लान जो है वो तैयार किया गया है। तो ऐसे में ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, तो इसको लेकर पुलिस द्वारा पूरी तैयारी की गई है। और जो ज्यादा व्यस्तम चौराहे हैं वहां पर बैरियर लगाए जाएंगे, इसके साथ साथ ही वहां से रूट जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा, जिसमें कि चाहे बुद्धा चौक की बात हो या दर्शन लाल चौक, घंटाघर, इन जगहों पर रूट डाइवर्ट रहेंगी, क्योंकि सबसे अधिक जाम की स्थिति जो है इन चौक पर बनी रहती है। और इसी के साथ साथ ही पार्किंग व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती जो है शहर में है। तो ऐसे में उसके लिए भी पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है कि कहाँ कहाँ पर जो पार्किंग व्यवस्था होगी। और इसी के साथ साथ ही पुलिस के द्वारा वैकल्पिक पार्किंग भी जो है वो बनाई गई है, ताकि अगर जो पार्किंग फिलहाल बनाई गई है उनमें अगर वो भर जाती है तो उसके बाद वैकल्पिक जगहों पर जो है वो वाहनों को पार्क किया जा सके। इसी के साथ साथ शहर में जो बसें चलती हैं या विक्रम ऑटो और मैजिक ई रिक्शा, इनके लिए भी रूट डाइवर्ट किया गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। आज दोपहर 12 बजे से पूरा रूट जो की तैयारी की गई है, पूरा जो रूट प्लान तैयार किया है वो शुरू हो जाएगा। करीब रात के 8 बजे तक जो है, जब तक दशहरा पर्व समाप्त नहीं होता तब तक ये रूट जो है प्लान तैयार डाइवर्ट रहेगा। इस तरीके से तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। और लगातार जो है जो परेड ग्राउंड का एरिया है उसे जीरो जोन भी रखा जाएगा, ताकि वहां पर जाम की स्थिति इस तरीके से ना बने, क्योंकि वहां पर भी जो है रावण का पुतला दहन होना है। इस जीरो जोन के तहत जो है वहां पर रेडी ठेली इन्हें लगाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि सड़कों पर रेडी ठेली लगने की वजह से भी काफी जाम होता है, जिसमें कि काफी देर तक जो है जाम लगा रहता है। तो इस सब को देखते हुए ही पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके का फैसला लिया गया है और तमाम रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सभी के लिए, चाहे वो छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जो है ट्रैफिक प्लान पूरा तैयार किया गया है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दशहरे का पावन पर्व पर प्रदेश भर में धूमधाम से देखी जा रही है। ऐसे में प्रदेश भर में ये दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं लक्सर में भी दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन लंकापति रावण का वध किया था। इसी खुशी में दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में दशहरा या फिर विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लक्सर के रामलीला ग्राउंड में 40 फुट लंबा रावण का पुतला आज विधि विधान के साथ दहन करने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाया, जहां पर उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण भी किया है। और आपको बता दें कि ऐसे में बड़ी संख्या में जनता मिलन कार्यक्रम में लोग पहुंचे हुए थे। और इस दौरान हरिद्वार के लक्सर से आए एक किसान ने बताया है कि बिजली का खंभा नहीं होने की वजह से उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक मंगलोर के उदलहेड़ी निवासी किसान संजय सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात कर उन्हें बताया था कि उन्होंने 4 माह पहले खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया था, लेकिन बिजली का तार नहीं पहुंच पाया है। बार बार शिकायत के बाद भी जब किसी ने उनकी नहीं सुनी तो सीएम धामी को उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद सीएम ने विभाग को तुरंत बिजली का खंभा लगाने के आदेश दिए और शाम तक खेत में बिजली का खंभा भी लगा दिया गया है। चंपावत के लोग इन दिनों बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में वो लोग कई बार शासन प्रशासन के लोगों को भी अवगत करा चुके हैं। गांव में लगभग 200 लोग हैंडपंप की सुविधा है। पानी की कमी की वजह से छिड़ाखाल की छात्राओं का समय पढ़ाई में कम और पानी भरने में ज़्यादा बीतता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अब छात्राओं ने एसडीएम लोहाघाट से पेयजल लाइन और सोलर हैंडपंप लगाने की भी मांग की है, जिससे छात्राओं को पढ़ाई के लिए वक्त मिले और लोगों को परेशानियों का सामना भी कम करना पड़े। देश को कितने साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी समझिए हमें बहुत दिक्कत है। यहाँ पर आज़ादी के बाद भी हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई है कि हम लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। की आबादी है और यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइन नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुविधा वाली एक हैंडपंप है, ये इसी के ऊपर लोग है और इसमें बहुत हमारा समय व्यर्थ बर्बाद हो जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे पानी पे ही रात दिन इसी में लगे रहते हैं निकालने में, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। असुविधाएं हैं, हम हमारे पानी की वजह से हमें पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, बहुत नुकसान होता है हमें पढ़ाई का। दिन भर इसी में रह जाते हैं, धूप भी नहीं देखते। और जब यहाँ 100-150 परिवार हैं, ढोरजा छिनाखाल डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हैं हम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ऊपर से आने वाले पर्यटकों की वजह से भी शहर भर में जाम लगा रहता है, लेकिन अब देहरादून के जिलाधिकारी कई जगहों पर धरना प्रदर्शन जुलूस पर प्रतिबंध भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन की वजह से शहर में जाम की स्थिति पैदा होती है और लोगों को परेशानी होती है, तो वहीं कांग्रेस डीएम के आदेश को हिटलरशाही बता रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। दून में ट्रैफिक जैम से राहत की कोशिश, देहरादून के डीएम ने जारी किया आदेश। 6 जगहों पर धरना प्रदर्शन जुलूस पर प्रतिबंध। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने 6 प्रमुख मार्गों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा और रैली को प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रकार के आयोजनों के लिए नया रूट स्थल निर्धारित किया गया है। इसी रूट से होकर संगठन अपने जुलूस, शोभा यात्रा और रैली आदि निकाल सकेंगे। नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि शहर में जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाना बहुत जरूरी है, और डीएम महोदय ने और ट्रैफिक पुलिस ने विचार विमर्श करके कुछ निर्णय किए होंगे। कई इलाकों में ट्रैफिक से होती है परेशानी, ट्रैफिक पर लगती है गाड़ियों की लंबी लाइन। क्या अब नई व्यवस्था से सुधरेंगे हालात? दरअसल शहर में आए दिन प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा और रैलियों के आयोजन किए जाते हैं। इस कारण शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर जाम की स्थिति बन जाती है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए शहर के प्रमुख 6 चौराहों पर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शहर के प्रमुख स्थलों, मार्गों पर इस प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। लोकतंत्र में धरने, प्रदर्शन, जुलूस ये लोकतंत्र का हिस्सा है, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर कहीं पर ज़्यादा दिक्कत है तो वहाँ के स्थान पर वैकल्पिक स्थान भी जिलाधिकारी महोदय को बताना चाहिए। घंटाघर, गांधी पार्क, एशले हॉल चौक पर अब धरना नहीं। दर्शन लाल, तहसील चौक, बुद्धा चौक पर भी प्रतिबंध। कांग्रेस नेता ने आदेश को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण। देहरादून के घंटाघर, गांधी पार्क, एशले हॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक, बुद्धा चौक पर रैली, धरना प्रदर्शन की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है। लिहाजा डीएम ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश में कहा गया है कि अगर कोई आदेश की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर कांग्रेस का कहना है कि ये सही है कि जनता को तकलीफ ना हो, लेकिन ये तानाशाही से कम नहीं है। इस तरीके के निर्णयों के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये तो नादिरशाही है, हिटलरशाही है, जबरदस्ती का आदेश है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हाँ, ये है कि आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात से हम भी सहमत हैं। आपका परेड ग्राउंड में धरना स्थल था तो आपने पता नहीं कहाँ किस गधेरे में धरने और देने वालों को पटक के फेंक दिया है। अब आप क्या चाहते हैं और किसके इशारे पे इस तरीके के आदेश होते हैं?
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है, बहुत ही हिटलरशाही वाला आदेश है और नादिरशाही वाला आदेश है। मैं समझता हूँ इस आदेश का पालन नहीं होना चाहिए। नए नियमों के तहत शहर में धरना प्रदर्शन और रैलियों के लिए 2 प्रमुख रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन सभी संगठनों को करना होगा। आदेश में कहा गया है कि अब सचिवालय की ओर कूच करने वाले जनसमूह को परेड ग्राउंड परिसर के बाहर डूंगा हाउस के पास एकत्रित किया जाएगा। यहां से जुलूस कनक चौक होते हुए पैसिफिक तिराहे की ओर बढ़ेगा और फिर आयकर तिराहे पर जाकर समाप्त होगा। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले जुलूस को परेड ग्राउंड से शुरू कर पैसिफिक तिराहे पर रोका जाएगा। यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने ये भी बताया है कि पारंपरिक शोभा यात्राओं और धार्मिक जुलूसों के लिए विशेष परिस्थितियों में समय, मार्ग और संख्या का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की जाएगी। नए नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑटो और टोटो की मनमानी की है बड़ी वजह। ऑटो टोटो चालक जहां तहां लगा देते हैं गाड़ी। देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए कई बार कड़े फैसले किए गए, बावजूद इसके शहर ट्रैफिक से हांफ रहा है। सबसे ज्यादा जाम की स्थिति ऑटो और टोटो चालकों की वजह से होती है। ऊपर से समस्या ये है कि सड़क किनारे बने ज्यादातर भवनों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा अगर कोई ग्राहक सामान खरीदने आता है तो वो दुकान के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर देता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, सड़क किनारे ज्यादातर फुटपाथ पर भी दुकान वालों का ही कब्जा है। लिहाजा पैदल चलने वाले लोग भी परेशान होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुए और इस दौरान पीएम मोदी से लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी तक चुनावी सभाओं में कह रहे थे कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से गरीबों को लाभ मिला है। फ्री में 5 लाख रुपए का इलाज दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में ही स्थिति ये है कि गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल में भर्ती तो कराया जा रहा है, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल के रामनगर में आयुष्मान योजना के नाम पर लूट। रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का मामला। गरीबों को फ्री इलाज मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसमें गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कुछ अस्पतालों की लालच के चलते आयुष्मान योजना एक बड़ा भ्रष्टाचार नजर आता है। आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज के नाम पर अस्पताल वाले सरकार से पैसे ले रहे हैं और मरीजों से इलाज के नाम पैसों की वसूली की जा रही है। हमने उनसे बोला कि उन्होंने बोला स्मार्ट कार्ड लगा दो। कल बोला कि बोले जांच करा के लाओ। मैंने कहा मैडम जांचें तो अंदर से होंगी। बोले यहाँ पर मशीन वगैरह कुछ है भी है नहीं, यहाँ पर बाहर करा के लाओ। कल जांचें कराई, फिर दोबारा भेजा और जांच कराने के लिए। आज फिर 5,000 का सामान मंगाया बाहर से मेडिकल वालों से। हमने बोला पक्का बिल दो, वो बोल रहे हैं पक्का बिल नहीं देंगे हम। तो कोई फैसिलिटी नहीं है, सारे पैसे मतलब ये है कि हम अपने पास से ही लगा रहे हैं, तो इससे हम प्राइवेट में दिखा देते हैं, इसमें कोई सुविधा ही नहीं है। बाहर से करानी पड़ रही जांच, दवाई भी बाहर से खरीद रहे। मरीज और सरकार दोनों से मोटी रकम की हो रही वसूली। बीमारी होते ही गरीब परिवारों को इलाज के खर्चों की चिंता सताने लगती है। ऐसे में गरीबों के लिए इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं होता। और इन्हीं चुनौतियों को कम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत 5 लाख के इलाज की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड के रामनगर में आयुष्मान की गंगा अब मैली नजर आ रही है। अस्पताल में आयुष्मान योजना का दुरुपयोग खुलेआम किया जा रहा है। इलाज तो हमें तो कुछ ठीक लगा नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ देख रेख ज्यादा नहीं है। बस ये है कि आते हैं डॉक्टर पूछते हैं मेडिकल की दवा चले जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आयुष्मान लगाने के बाद में भी कोई जांच यहाँ की नहीं, कोई दवाई यहाँ की नहीं, सब बाहर के बाहर जांचें करवाई, बाहर दवाई है। पीपीटी मोड़ पर चल रहा है रामनगर का अस्पताल। सरकार के इस फैसले से फायदा किसे हो रहा है? बाहर से दवा जांच तो कार्ड का फिर क्या फायदा? आयुष्मान कार्ड लगाकर मरीजों को अस्पताल में भर्ती तो कर दिया जाता है,
लेकिन फिर मरीजों के हाथ में मेडिसिन और ट्रीटमेंट के सामान का पर्चा थमा दिया जाता है। इतना ही नहीं, जांच के नाम पर लोगों को बाहर की लैबों में भेजा जा रहा है। योजना के नाम पर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर गरीबों का इलाज दिखाया जाता है। दूसरी ओर लैब और मेडिसिन के नाम पर गरीबों की जेबों में सेंध मारी जाती है। लोगों की सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पर संचालित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और जिम्मेदार अधिकारियों का यह फैसला लोगों के अभिशाप बन गया है। तो ये हमने यहाँ दिखाया था, अपने ये दोस्त के जीजू को दिखाया था, तो उन्होंने एडमिट कर लिया है यहाँ पर। लेकिन ये कल आयुष्मान कार्ड लगाने के बावजूद भी जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए या मतलब सब कुछ हमें अपने खर्चे पे कराना पड़ रहा है। 4500 रुपये का जो सर्जिकल आइटम है वो हम अपने खर्चे पे बाहर से ला रहे हैं। प्लस जो जांचें हो रही हैं 3000 रुपये तक की जांचें हो चुकी हैं, वो अभी तक हम बाहर से करा रहे हैं। आयुष्मान के नाम पे यहाँ हमें 1% अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है जो इनके खर्चे गवर्नमेंट के खर्चे पर हो। सरकार से मोटी रकम की वसूली, सुविधा कुछ भी नहीं। गरीब सस्ते इलाज के सपने अपनी आंखों में लिए सरकारी अस्पताल खींचे चले जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में भी जब उनकी जेब से पैसा लिया जाता है तो गरीबों के लिए ये चिंता और परेशानी का सबब बन जाता है। पहले सरकारी अस्पताल में जाकर लोग सस्ता इलाज कर देते थे, लेकिन वो सुविधा भी स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से छीन ली और एक ऐसा फैसला लिया जिस वजह से अब ना तो वो लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा पा रहे हैं और ना ही अच्छे इलाज का। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।